हेलो फ्रेंड, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से आर ओ बैच का क्रैश कोर्स चालू हो रहा है और परीक्षा काफ़ी कम समय में, मतलब परीक्षा होने में काफ़ी कम समय है। इसलिए हम इस क्रैश कोर्स में आपको केवल परीक्षा से संबंधित ही चीज़ें बताई जाएंगी और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की लगभग 95% संभावना है, केवल हम उन्हीं तथ्यों से आपको परिचित कराएंगे। इससे आपको रिवीजन में भी आसानी होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो हम इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे और हमारे टीम के जो अन्य साथी हैं वो आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे। तो आइए फिर हम ज़्यादा बात ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा हम आपको एक इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं। ज़्यादा लंबी पृष्ठभूमि नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपको प्री से संबंधित परीक्षा है। तो पहले क्या था कि जो भारत का व्यापार था वो यूरोप के साथ जो है प्राचीन काल से भारत का व्यापार होता रहा है, लेकिन यह व्यापार 14वीं शताब्दी तक था और उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद भारत के पश्चिमी तट पर या उत्तर पश्चिमी तट पर मुगल अरबों का प्रसार हो जाने से जो पहले उत्तर पश्चिमी मार्ग से जो भारत का व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। पहले ये देखिए, पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था। तो यहाँ पर अरबों के प्रसार हो जाने की वजह से जो यूरोप से व्यापारी आते थे स्थल मार्ग से, उनके मार्ग में बाधा होने लगी क्योंकि ये रुकावट का काम करते थे। इसलिए 14वीं शताब्दी के बाद व्यापार जो है वो ठप होने लगा था यूरोप से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोप के देश थे वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया बताने का मतलब यह है कि उसमें भारत भी शामिल है। तो वो श्रीलंका के साथ, इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार करते थे जिसमें भारत भी था। तो वो क्या किए कि वो जल मार्ग का अनुसरण करना चालू किए, मतलब उनको व्यापार करना था, यहाँ से उनको व्यापार करना था। तो जब स्थल मार्ग बंद हो गया तो फिर समुद्री रास्ता अपनाना चालू कर दिए। तो उसी के क्रम में क्या था, समुद्र के रास्ते में फिर कई देशों की खोज हुई उसमें। जैसे हम आपको बता दें कि इसी व्यापार के क्रम में देखिए, ये सब चीजें जो आपको बता रहे हैं ये सारी परीक्षाओं से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस यात्रा खोजों के क्रम में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर डाली। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर डाली। उसी प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। फिर इसके बाद क्या हुआ, कैप्टन कुक एक यात्री थे, ये क्या किए, ऑस्ट्रेलिया की खोज किए। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और फिर एक और है तस्मान वान डीमस लैंड। इन्होंने तस्मानिया, वर्तमान तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की। तो इसी क्रम में देखिए, अब ये पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, आसान है, वास्को डी गामा ने किया। अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने किया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने किया। और तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज किसने किया, ये तस्मान व डीमस लैंड थे। तो एक तो परीक्षा में प्रश्न ये आते हैं कि ऐसे दे देगा और यहाँ पे कई देशों का नाम उल्टा सीधा कर देगा, मतलब भारत नीचे कर देगा, ऑस्ट्रेलिया ऊपर कर देगा, इनको कूट मिलाने के लिए देगा। दूसरा एक क्वेश्चन, इसमें एक नए तरीके से क्वेश्चन और बन सकता है कि ये यहाँ पे देश न दे, ये भी कर सकता है अगर क्वेश्चन को घुमाएगा। हम आपको कई एंगल्स बता रहे हैं
जैसे पूछ ले कि ये जैसे पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, ये उस देश से संबंधित थे। ये जो है स्पेन से संबंधित थे। ये थे आपके ब्रिटेन से संबंधित थे और ये हॉलैंड से संबंधित थे। ये देखिए वास्को डी गामा कहां संबंधित थे? पुर्तगाल से थे। कोलंबस कहां से संबंधित थे? स्पेन देश से थे। कैप्टन कुक किसी ब्रिटेन से थे और तस्मान वान डीमस लैंड हॉलैंड से संबंधित थे। हम आपको इसलिए ये चीजें बता रहे हैं कि कभी कभी देशों के नाम न पूछ करके ये पूछ सकता है कि जो ये यात्री थे इनका संबंध किन किन देशों से था। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। हम आपको देखिए इस क्रैश कोर्स में कहानी कथा न बता करके केवल तथ्यों को बता रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। और देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, वो घुमा घुमा के हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको आप बहुत ही सीरियस होकर के पढ़िए और इससे आपको रिवीजन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, जल्दी रिवीजन भी होगा। तो देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, तस्मान वान डीमस हॉलैंड से संबंधित थे। अब इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे आप बैठा सकते हो उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों से हम वही टॉपिक बता रहे हैं, मतलब तथ्य बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग पेपर दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको, जितनी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा वहां से क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेंगे आपको। अब आते हैं दूसरा। देखिए जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो जैसे आपको पता था कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, ये देखिए पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डेन आए, फ्रांसीसी आए। तो इनका क्रम पूछता है। जैसे क्रम में देखिए क्या है, जैसे पुर्तगाली हो गए, ये देखिए पुर्तगाली हो गए, उसके बाद आए थे कौन? डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद आए थे डेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो इनका क्रम भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि जो है इनका क्रम क्या था। कभी कभी ये क्रम मिलाने के लिए भी दे सकता है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि 4 देशों का नाम दे देंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, इसमें कौन सबसे पहले आए थे, कौन सबसे बाद में आए। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। कभी कभी पुर्तगाली जनरली जो है सबको पता रहता है, पुर्तगाली ना हटा करके डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी दे देगा। इसमें पूछ देगा कि सबसे पहले कौन आए थे। अगर पुर्तगाली को हटा दिया जाए 2 मिनट के लिए और ऐसे पूछा जाए विकल्प में कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, किस देश की कंपनी आई, तो उसमें दे दे अंग्रेज दे दे, उसके बाद डच दे दे, उसके बाद डेन दे दे, फ्रांसीसी दे दे। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगर पुर्तगाली नहीं है विकल्प में तो डच आएगा, डच नहीं है तो अंग्रेज आएगा, अंग्रेज है उसके बाद डेन है, फ्रांसीसी है। तो इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। मतलब मैं घुमा घुमा करके आपको जो है तोड़ मरोड़ करके बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाए तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग उसको हल करते हैं। अब आते हैं, देखिए अब जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो ये सबको पता है कि वास्को डी गामा भारत में कब आए थे? 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचे थे भारत में। ये भारत है, कालीकट यहीं पे है, यहीं पे 14 मई या 20 मई 1498 को, देखिए 1498 को ये भारत पहुंचे थे। मतलब भारत में कालीकट एक स्थान है, वहां पहुंचे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ के एक शासक जमोरिन थे। देखिए यहाँ के एक शासक जमोरिन थे जिन्होंने वास्को डी गामा की सहायता, मतलब स्वागत किया था, सहायता नहीं गलती से बोल दिया, स्वागत किया था। ये वास्को डी गामा जो भारत पहुंचे थे तो भारत जो है, पहले जितने भी यात्री भारत में, थोड़ा सा और आपको बता दें, वो अफ्रीका के, इधर ये भारत है, ये जान लीजिए, इधर अफ्रीका महाद्वीप था।
तो अफ्रीका महाद्वीप का केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप, गुड होप लिख दे रहा हूं। इसी रास्ते से होकर के वो भारत पहुंचते थे। ये यूरोप इधर यूरोप है, ऐसे घूमते हुए भारत आते थे। तो केप ऑफ गुड होप पे इनकी मुलाकात हुई एक भारतीय नाविक का अब्दुल मजीद। ये देखिए अब्दुल मजीद मैंने लिखा है, देखिए ये इन्हीं अब्दुल मजीद की मुलाकात यहाँ पर होती है और इन्हीं की सहायता से वो भारत पहुंचते हैं। भारत में कहा, कालीकट पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आए थे, 20 मई, ये डेट जरूर आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। भारत में वो कालीकट पहुंचता है। कालीकट के तत्काल उस समय वहां के शासक जमोरिन थे, जमोरिन ने उनकी सहायता की थी। अब वो वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत पहुंचता है? अब्दुल मजीद एक नाविक था, उसकी सहायता से वो भारत पहुंचता है। तो दूसरा हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद देखिए फिर 1505 की घटना आते हैं। 1505 में जब पुर्तगाली मतलब वास्को डी गामा के आने के बाद जो है 1505 की बात आपको बता रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पुर्तगालियों का प्रथम वाइसराय था। तो देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को जो है प्रथम पुर्तगाली वाइसराय माना गया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से 1509 ईस्वी तक था। ये ईस्वी है, ईस्वी तक था। तो अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न में कि प्रथम पुर्तगालियों का प्रथम वाइसराय कौन था। तो कौन था प्रथम वाइसराय? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? उसके बाद जब फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी के बाद फिर आते हैं, कौन आते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अल्बुकर्क के बारे में आप लोग को बताएं, ये इनको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी वाइसराय थे। प्रथम वाइसराय तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, लेकिन उसके बाद ये वाइसराय है, लेकिन इनको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत ये जान लीजिए कि अल्बुकर्क भले ही 1509 में जो है ये वाइसराय बनते हैं, लेकिन इनका आगमन जो है वो 1503 ईस्वी में हो गया था। इनका अल्बुकर्क का इनका 1503 ईस्वी में ही आगमन हुआ था। ये स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आए थे 1503 ईस्वी में। स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आए थे। और जब ये भारत आए थे तो उसी समय जो कोचीन बंदरगाह था, ये कोचीन बंदरगाह 1503 ईस्वी में ही कोचीन बंदरगाह को जो है क्या बनाया गया? पुर्तगालियों की बस्ती में व्यापारिक केंद्र खोला गया। मतलब एक प्रकार से व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे। तो भारत में देखिए क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि देखिए भारत में अगर ये पूछे कि प्रथम पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र या प्रथम बस्ती इसको कह सकते हैं या प्रथम दुर्ग कह सकते हैं, कहाँ बनाया गया? तो 1503 ईस्वी में कहा? कोचीन में बनाया गया। कोचीन चूंकि बंदरगाह था, यहीं से व्यापारिक क्रियाकलाप करते थे, यहाँ के सामान को वहां से लेकर के अपने देश जाते थे। तो ये प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। इसमें एक दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये कह दे कि प्रथम यूरोपियों द्वारा, इसको ध्यान से सुनिएगा, प्रथम यूरोपियों द्वारा भारत में स्थापित कौन सी बस्ती थी, उसमें दे दे 4 नाम दे दे। तो प्रथम यूरोपियों द्वारा स्थापित बस्ती कौन थी? कोचीन थी, प्रथम यूरोपियों द्वारा। अगर इस क्वेश्चन को घुमा दे कि पुर्तगालियों द्वारा पहली बस्ती भारत में कहां बनाई गई थी, वो भी कोचीन है। अब देखिए इसमें चूंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और यूरोपीय थे, तो प्रथम यूरोपीय भी हो गए। तो अगर प्रथम पुर्तगाली न पूछे, प्रथम यूरोपीय पूछ ले तो भी कोचीन जाएगा। और पुर्तगालियों द्वारा अगर भारत में किस बस्ती का निर्माण कराया गया था, वो भी कोचीन ही
होगा जो है। कब स्थापित किया गया था? 1503 ईस्वी में। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं अल्बुकर्क के बारे में। तो अभी हम आपको बताएं कि अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। दूसरा क्या था कि जब ये भारत में थे तो 1510 ईस्वी में, ये देखिए 1510 ईस्वी में, उसमें बीजापुर के शासक से आदिल शाह यूसुफ, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह यूसुफ, इनसे इन्होंने क्या हुआ, गोवा जो है छीन लिया। गोवा भी समुद्र के तट पे था, आप लोग को पता है, सब तटीय राज्य है। तो उन्होंने गोवा को छीन लिया और यहां से प्रथम गोवा को छीनने बाद उसको व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाया। किसकी बनाया? पुर्तगीज की, मतलब पुर्तगालियों की व्यापारिक केंद्र की राजधानी, मतलब सेंटर बनाया गया। किसको बनाया गया? गोवा को बनाया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोवा को किसने जो है बीजापुर के शासक से छीना? तो कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन घुमा टहला के पूछे जाते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुर्तगालियों संबंधित में, इन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। इसके बाद अल्बुकर्क के समय खास चीज और थी कि इनके समय नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी पुर्तगालियों की। मतलब इसके पहले के वायसराय जो थे उनकी अपेक्षा अल्बुकर्क ने नौसेना शक्ति पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, तो नौसैनिक शक्ति मजबूत हुई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस वायसराय के काल में सबसे ज्यादा नौसैनिक शक्ति मजबूत हुई? तो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। फिर अल्बुकर्क के समय यह होता है कि इनका प्रयास यह था कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था? भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। मतलब अपने सैनिकों से इन्होंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से विवाह करिए और यहाँ बसिए। तो इनका चूंकि एक्चुअली में पुर्तगालियों का दो उद्देश्य था। अल्बुकर्क से पहले भी पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ये उनका तो मेन दो उद्देश्य था। तीसरा क्या था कि अगर भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करेंगे तो इनके दो फायदे थे, तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी और इनके ईसाई धर्म का प्रचार भी होगा। तो इन्होंने ये काम किया। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये देखिए छोटे से लिखा हुआ है कि सेना में भारतीयों की भर्ती, मतलब वृद्धि नहीं है, गलती से लिखा गया भर्ती शब्द होगा। ये देखिए, तो जो अल्बुकर्क थे इन्होंने पहला प्रयास किया कि अपनी सेना में भारतीय लोगों की भी भर्ती करना चालू कर दिया, शुरुआत कर दिया। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वायसराय ने अपनी सेना में भारतीयों की, मतलब किस पुर्तगाली वायसराय ने अपनी सेना में भारतीयों की वृद्धि या भारतीयों की भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो वो कौन होंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए हमने आपको मेन तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बाकी कथा कहानी से कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं नीनी डू कुन्हा, एक वायसराय, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय हैं। इनका वो कार्यकाल है 1529 से 1538 ईस्वी। कितना है? 1529 से 1538 ईस्वी। नीनू डी कुन्हा है। इन्होंने क्या किया कि कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। ये देख लीजिए, पहले ये तो जो आपका गोवा था व्यापारिक राजधानी था, तो इन्होंने क्या किया? कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पहला काम तो इन्होंने ये चालू किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? कुछ और इन्होंने पुर्तगाली बस्तियों की संख्या में वृद्धि की। तो कौन कौन से थे? ये अक्सर कूट में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक है सैन थोमा, ये देखिए मैं यहां लिख भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सैन थोमा। ये देखिए, ये मद्रास में है। तो इन्होंने मद्रास में सैन थोमा, हुगली बंगाल में, हुगली में एक बस्ती बसाई और एक दीव जो काठियावाड़ में पड़ता है। इन्होंने तीन जो है पुर्तगाली या पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वायसराय थे जोआ डी कैस्ट्रो। देखिए जोआ डी कैस्ट्रो, यहां लिख दे रहा हूं बड़े में, जोआ डी कैस्ट्रो। देखिए इनकी खासियत ये थी, इन्होंने भी बस्तियों का ही निर्माण कराया जो है।
पुर्तगीज बस्तियों का निर्माण कराया। तो इन्होंने क्या किया, 1531 में चाउल में, ये देखिए 1531 में चाउल में, 1532 ईस्वी में दीव में, और उसके बाद सालसेट और वसीम, ये देखिए सालसेट और वसीम 1536 ईस्वी में, और बंबई पर अधिकार किया। तो इन्होंने 4 महत्वपूर्ण काम किए थे। मतलब क्या क्या 4 महत्वपूर्ण, क्या मतलब ये एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने जो बस्तियों का जो बसाई पुर्तगीज बस्तियों को, वो चाउल में बसाया कब 1531 ईस्वी में, दीव जो है 1532, सालसेट और बेसिन में 1536 ईस्वी में, और इसके साथ इन्होंने बंबई पर अधिकार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा इसमें और सारे तथ्य नहीं लिखा हूं मैं, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसके अलावा कुछ और आपको महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मैं बता दे रहा हूं कि बंगाल में जो पुर्तगालियों का बस्तियां थी, वो बंगाल में चटगांव और सदगांव में, एक बंगाल में स्थान है चटगांव, ये देखिए नोट कर लीजिए, चटगांव और सतगांव, ये देखिए सतगांव, ये दोनों बंगाल में पड़ते हैं। तो ये जो चटगांव और सतगांव, यहां भी जो है पुर्तगालियों की बस्ती थी। अक्सर देखिए यूरोपीय कंपनियों की जो आगमन होता है उसमें या तो खोज पूछते हैं, या तो किसी वायसराय काल में कोई महत्वपूर्ण काम पूछे जाते हैं, या तो इनके कहां कहां व्यापारिक केंद्र या बस्तियां थी ये पूछा जाता है। अक्सर कूट मिलाने के लिए दे देते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें इसलिए बता दिया गया कि यहाँ सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चटगांव बंगाल में और सतगांव ये भी बंगाल में था। यहाँ पे पुर्तगालियों की जो है बस्तियां थी। और इसी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, इसी चटगांव को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। ये देखिए महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे, महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे, कहते थे। मतलब इसको चटगांव से, चूंकि यहां से सूती वस्त्रों का व्यापार बहुत ज्यादा पुर्तगाली करते थे। जैसे भारत है तो ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो पश्चिमी तट में क्या था, मसालों का खजाना था, यहाँ ये मसालों का व्यापार करते थे। और पूर्वी तट क्या था, ये सूती वस्त्रों का, ये बंगाल सूती वस्त्रों का एरिया था, यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। तो इसलिए यहाँ से व्यापारिक क्रियाकलाप इनको बहुत ज्यादा होता था, इससे इनको आमदनी भी बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए इसको ये महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। तो अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि पुर्तगाली किसको महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे, तो चटगांव है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने जो हुगली में बंदरगाह खोला था, बंदरगाह नहीं, बस्ती, हुगली में जो बस्ती बनाई थी पुर्तगालियों ने, वो अकबर की अनुमति से बनाई थी। उस समय शासक अकबर थे और अकबर की अनुमति से उन्होंने हुगली में व्यापारी केंद्र या बस्ती बसाई थी। और किसने, पुर्तगालियों ने। फिर पुर्तगालियों की देखिए एक खासियत और बता दें कि इनके समय पद्धति थी कार्टेज आर्मेडा पद्धति। ये देखिए कार्टेज आर्मेडा पद्धति, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये, या काफिला पद्धति इसको कह सकते हैं, काफिला पद्धति, काफिला पद्धति। मतलब जब ये पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो इनका समुद्र पे मतलब एक जान लीजिए एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित हो गया था। तो भारत का भी कोई शासक अगर किसी देश के साथ व्यापार करना चाहता था तो उसको बिना पुर्तगालियों की अनुमति से उसको जो है परमिट लेना पड़ता था पुर्तगालियों से, क्योंकि समुद्र पे जो है पुर्तगाली ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो भारतीय शासक को भी जो है इनको परमिट दे करके ही अपना माल जो है समुद्र के रास्ते से बाहर भेज सकते थे। इसी को कहते हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धत कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कार्टेज आर्मेडा पद्धत किससे संबंधित है, ये पुर्तगालियों से संबंधित है। जैसे उसमें पुर्तगाली विकल्प दे देगा, डच दे देगा, अंग्रेज दे देगा, तो आधे लोग इसी में कंफ्यूज है किससे संबंधित है। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ये पुर्तगालियों से संबंधित है। और 2-3 फैक्ट आपको और बता देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इनके समय क्या हुआ था कि 2-3 संत आए थे,
पुर्तगालियों के साथ भारत में आए थे। एक आए थे, देखिए, फादर एकाबीबा, फादर एकाबीबा और मांसरेट और मांसरेट, ये दो ईसाई संत थे, ये भारत आए थे। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर एकाबीबा मांसरेट कहाँ के निवासी थे? ये पुर्तगाल के निवासी थे। ये कौन थे? ये ईसाई संत थे। ये किसके समय भारत आए थे? तो जब ये भारत आए थे तो उस समय अकबर का शासन था। ये अकबर के काल में आए थे भारत। ये देखिए, अकबर के काल में कौन? ये दोनों आए थे। तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। और एक जो है बंगाल के गवर्नर थे, बंगाली गवर्नर, मतलब बंगाली पुर्तगाली गवर्नर, ये भी लिख दे रहे हैं, बंगाली पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डिसीजा। इसको जरा सुनिएगा, अल्फांसो डिसूजा। ये बंगाली पुर्तगाली गवर्नर थे। और इनके समय भी एक संत आए थे। कौन आए थे? फ्रांसिस्को जेवियर। अब इसको सुनिएगा, जो बंगाली पुर्तगाली गवर्नर थे, ये लगभग 1542 से 45 ईस्वी का समय है ये। तो इनके समय भी एक संत आए थे। कौन आए थे? अल्फांसो ये थे अल्फांसो डिसूजा। कौन थे? ये बंगाली पुर्तगाली गवर्नर थे। इनके समय एक संत आए थे फ्रांसिस्को जेवियर, भारत आए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस्को जेवियर किस देश से संबंधित थे? तो पुर्तगाल से थे। फ्रांसिस्को जेवियर का कब भारत आए थे? लगभग 1542-45 के बीच में आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बहुत तथ्यों से आपको अवगत करा दे। एक तो देखिए, जब कोई देश किसी देश के व्यापार से जब संबंध स्थापित होता है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे की संस्कृति भी एक दूसरे देशों को ट्रांसफर होती है। तो जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस समय अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे भारत में। तो सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, या प्रिंटिंग प्रेस आया भारत में। प्रिंटिंग प्रेस वो पुर्तगालियों के समय आया। प्रिंटिंग प्रेस किसके समय आया भारत में? पुर्तगालियों के समय आया। और एक इन्होंने और क्या था, एक चीज और लेकर, गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला। ये देखिए, ये दो चीजें और भारत आई थी। ये किसकी देन है भारत में? पुर्तगालियों का। वैसे मान लीजिए तंबाकू भी आया था, तंबाकू भी लेकर के आए थे। तो ऐसे बहुत तथ्य हैं, लेकिन हम आपको उन्हीं तथ्यों से केवल परिचय अवगत करा रहे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली उस समय आया था। गोथिक स्थापत्य कला, जैसे मेहराब जो है इस्लाम के द्वारा भारत में आया, उसी प्रकार से जो है गोथिक स्थापत्य कला ये यूरोप की ईसाइयों की कला थी। देखिए हमारे यहाँ चर्च में जो ऊपर बने रहते हैं गोथिक स्थापत्य कला उसमें पूरी तरीके से दिखाई देती है। तो ये जो है गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है। और ये अपने साथ तंबाकू भी लेकर के आए थे। तो इतनी चीजें आपको महत्वपूर्ण चीजों तथ्यों से आज अवगत कराए। और इसको आप लोग जो है इस वीडियो को कई बार देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, अगर पुर्तगालियों से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 95% उम्मीद है कि आपको मिलने के चांस है। इसलिए इसको जो है बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखिएगा। इससे आपके रिवीजन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगी। अब इसके बाद अगले क्लास से हम जो अंग्रेज हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि तीनों को जो है एक में जोड़ करके बता दें। इससे जल्दी हमको पढ़ाने में भी आसानी होगी और आप लोगों को जो है फास्ट रिवीजन भी बहुत जल्दी होगा।
ठीक है, धन्यवाद।